जेडीवी कॉलेज के ई टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय थायराइड ग्रंथि की संरचना एवं प्रकार्य और थायराइड ग्लैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो बीएससी पार्ट 2 के जूलॉजी पेपर सेकंड का पार्ट है। आज के हमारे ई लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स या हम थायराइड ग्लैंड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय, उसकी लोकेशन एंड मॉर्फोलॉजी, अवस्थिति एवं आकार की, एनाटमी या संरचना, और लास्ट में उस पर आधारित एक क्विज या प्रश्नोत्तरी के बारे में जान पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि हम इसे थायराइड ग्लैंड ही क्यों कहते हैं, दूसरे प्रकार की ग्लैंड क्यों नहीं कहते हैं। सो थायराइड जो शब्द है वो एक्चुअली ग्रीक भाषा के थूरियोस से आया है, जिसका मीनिंग होता है ऑबलोंग शील्ड, अर्थात इसकी जो शेफ होती है वो एक अंडाकार प्रकार की जो शील्ड है या ट्रॉफी है उस जैसी होती है, और यहीं से इसका नाम जो है वो थायराइड ग्लैंड रखा गया। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो जेफरी वेबस्टन 1664 ने थायराइड को फॉलिकल्स, फॉलिकुलर सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स के रूप में खोजा था। इससे निकलने वाला महत्वपूर्ण प्रकार का हार्मोन जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, उसे सबसे पहले कैंडल 1914 ने आइसोलेट किया था। और इस थायरोक्सिन की केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हैरिंगटन 1926 ने इसको एल्यूसिडेट किया था, इसकी संरचना को जो देखा था। और अगर हम इसके केमिकल सिंथेसिस की बात करते हैं तो हैरिंगटन और बर्जन 1927 ने सबसे पहले थायरोक्सिन को सिंथेसाइज करने का कार्य किया था। फिर हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड की लोकेशन और फॉर मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, अर्थात ये कहाँ पाई जाती है और आकारिकी रूप से इसमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे नेक पार्ट में पाई जाती है, और नेक पार्ट के अंदर जो थ्रोट होता है, जिसे हम गला भी कहते हैं, उस गले का निचला जो भाग होता है वहाँ पाई जाती है। यह एक बाइलोब्ड प्रकार की या द्विपालिक प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसमें प्रत्येक जो लोब होती है वो ट्रेकियल पार्ट के लेफ्ट और राइट साइड के अंदर पाई जाती है। और दोनों प्रकार की जो लोब होती हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, जिसे हम इस्थमस कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। और इसलिए ये हमें बटरफ्लाई शेप या फिर हमें जो है वो अंग्रेजी के एस टाइप शेप में भी दिखाई देती है। ये थायराइड ग्लैंड का एक ओवरव्यू है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो लैरिंक्स कहलाता है, और नीचे ये जो छल्लेदार पार्ट है, जो ट्यूबुलर प्रकार का पार्ट है, ये इसमें ट्रेकिया कहलाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला लैरिंक्स पार्ट है, जो ट्रेकिया पार्ट है, इन दोनों के बीच में यानी कुछ भाग इसका जो है वो लैरिंक्स को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अधिकांश भाग जो ट्रेकियल पार्ट है उसे ट्रेकियल पार्ट पर है। तो इस ट्रेकिया के जो है वो राइट साइड के अंदर राइट लोब है और लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो लेफ्ट लोब है, और दोनों प्रकार की लोब जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम इस्थमस कहते हैं उसके द्वारा जुड़ी रहती है। इसी को अगर हम जो है वो सेपरेटली देखें तो ये डायग्राम हमें दिखाई देता है, जिसमें ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। दोनों प्रकार की जो लोब हैं वो एक इस्थमस नामक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी रही हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट से हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। बैक व्यू या इसका डोर्सल हम देखें तो हमें जो है वो पीछे की तरफ से इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें आपको 4 छोटी छोटी जो है वो ग्लैंड और दिखाई देती हैं, जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, जिसका स्टडी हम जो है वो आगे करेंगे। तो बैक साइड में जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं, और फ्रंट साइड के अंदर आपको 2 लोब दिखाई देती हैं, जो एक लेफ्ट कहलाती है और एक राइट कहलाती है। दोनों एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी की बात करें
तो इसकी एनाटॉमी के अंदर हमें और न्यूमरस प्रकार की जो फॉलिकल्स होती हैं या जिनको हम थायराइड फॉलिकल्स भी कह सकते हैं, वो दिखाई देती हैं। और प्रत्येक जो फॉलिकल होती है वो डायामीटर में 15 से 150 माइक्रोन जो है वो व्यास वाली होती हैं। प्रत्येक फॉलिकल या जो पुटक होता है उसमें क्यूबिकल प्रकार की या क्यूबोइडल प्रकार की या जिनको हम घनाकार उपकला कोशिकाएं कहते हैं, उनकी एक सिंगल लेयर पाई जाती है। और ये जो लेयर होती है वो क्या काम करती है, एक कोलोइडल प्रकार का जो मटेरियल है उसको सिंथेसाइज करती है और इसी से आगे चलकर जो है वो थायरोक्सिन का फॉर्मेशन होता है। जो फॉलिकुलर प्रकार की सेल्स होती हैं उनकी लाइनिंग में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक जो है वो एसिडोफिलिक प्रकार की सेल्स होती हैं, दूसरी जो है वो बेसोफिलिक प्रकार की सेल्स होती हैं। अर्थात अम्लीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होने वाली एसिडोफिल्स और बेसिक प्रकार के स्टनिंग मीडियम से अभिरंजित होने वाली बेसोफिलिक प्रकार की सेल्स। और ये जो पुटक होते हैं या जो फॉलिकल्स होते हैं इनके बीच बीच में ही पैराफॉलिकुलर प्रकार की सेल्स भी पाई जाती हैं। पैराफॉलिकुलर मीन्स कि पैरा मीन्स अलोंग और फॉलिकुलर का मतलब है फॉलिकल के साथ। तो फॉलिकल के साथ साथ पाए जाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर्स। ये जो पैराफॉलिकुलर प्रकार की सेल्स होती हैं वो एक हार्मोन सिक्रेट करती हैं जिसे हम कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। और इसे सबसे पहले जो है वो एच कॉर्प 1962 के द्वारा जो है वो आइसोलेट किया गया था। यह है कि थायराइड ग्लैंड का ट्रांसवर्स सेक्शन है या अनुप्रस्थ काट है, जिसमें हमें चार जो है वो फॉलिकल्स दिखाई दे रही हैं, दो इस साइड दिखाई दे रही हैं, दो जो है वो इस साइड दिखाई दे रही हैं। तो ये एक फॉलिकल है पूरी, और इस फॉलिकल के अंदर जो है वो आपको जो है वो लाइनिंग के अंदर और क्यूबिकल प्रकार की या क्यूबोइडल प्रकार की जो है वो फॉलिकुलर सेल्स दिखाई दे रही हैं। और ये जो फॉलिकुलर प्रकार की सेल्स हैं ये अंदर आपको जो लाइनदार पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, जो एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसको जो है वो सिंथेसाइज और इसको जो है वो सेल से सिक्रेट करने का काम करती है, इस ल्यूमेन के अंदर भर लेती है। और जब आगे थायरोक्सिन का सिंथेसिस करना होगा या थायरोक्सिन के अंदर इसको कन्वर्ट करना होगा तो इसमें प्रोसेसिंग के द्वारा जो है वो थायरोक्सिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हो ये बीच बीच में जो काले कलर की ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। यानी इन पुटकों के बीच बीच में, फॉलिकल्स के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स और पाई जाती हैं, एलोंगित पाई जाती हैं, जिन्हें हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या कार्य करती हैं? जो कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन होता है उसको सिंथेसाइज करती हैं। इसी तरह से डायग्राम के बीच बीच में हमें जो है वो रेड कलर की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, जो इसमें फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी कहलाती हैं। ब्लड इसी के द्वारा जो है वो थायराइड के अंदर आता है, इसी के द्वारा जो है वो जाता है। तो ये एक प्रकार से ब्लड एक्सचेंज का काम जो है वो करती है। देन फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, कि थायराइड से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले प्रकार का जो हार्मोन है वो है T3 या T4 या जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रकार का हार्मोन होता है और ये हार्मोन जो होता है वो सभी प्रकार की जो सेल्स या जो टिश्यू हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिक प्रकार की एक्शंस होती हैं, उन मेटाबॉलिक प्रकार की एक्शंस के लिए O2 का जो कंजप्शन है, उपभोग है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको प्रेरित करता है। इसी प्रकार से जो मेटाबॉलिक रेट है, उस मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम जो है वो T3 या T4 करता है। और जब O2 का कंजप्शन बढ़ेगा सेल या टिश्यू के लिए, तो वो जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का जो है वो विखंडन करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगी और एनर्जी रिलीज करेंगी। इसी के साथ साथ जो सेल टिश्यू के अंदर प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है, उसके अंदर भी जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए और थायरोक्सिन प्रकार का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ये हमारे अंदर ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रकार का टिश्यू है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर नर्वस
पिजन चेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा थोरेसिक प्रकार का स्केलेटन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है और वो बहुत छोटा और पतला दिखाई देता है, जिसकी कंपैरिजन हम जो वो पिजन से या कबूतर से करते हैं, इसलिए हम इसको जो है वो पिजन चेस्ट या कबूतरी छाती भी कहते हैं। बहुत पतली रह जाती है, अंडर डेवलप प्रकार की रह जाती है। और प्रोट्रूडिंग टंग, या यूं कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जीवा जो है वो हरदम बाहर निकली रहती है। ये जो है वो थायरोक्सिन के हाइपोसिक्रेशन से होने वाली क्रेटिनिज्म या चाइल्डहुड हाइपोथायरॉयडिज्म है, जो एक प्रकार के अल्पस्रावन से होती है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की जो डिजीज है उसको हम मिक्सिडिमा कहते हैं, और मिक्सिडिमा है वो भी थायरोक्सिन के हाइपोसिक्रेशन या अल्पस्रावन से उत्पन्न होती है। लेकिन ये बेसिकली जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनके अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले इसे गल नामक जो है वो साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए हम इसको जो है वो गल डिजीज भी कह देते हैं, और एडल्ट्स के अंदर ये पाई जाती है। इस बीमारी में फेस के ऊपर एक प्रकार की पफी अपीयरेंस पाई जाती है, अर्थात तो जो मुंह है वो सूजा सूजा लगता है, एक प्रकार की जो है वो सॉफ्ट सूजन जो है वो चेहरे पे दिखाई देती है, जिसे हम पफी अपीयरेंस कहते हैं। इसी के साथ जो है वो मिक्सिडिमा के अंदर भी जो है वो लो BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसकी समस्या होती है। हार्ट रेट है वो भी लो पाई जाती है, और बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम होता है। इसी प्रकार से जो अलर्टनेस है, सचेतन अवस्था है, वो भी उस व्यक्ति के अंदर कम पाई जाती है। रिटार्डेड सेक्सुअलिटी एंड ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है, अवरोध प्रकार की होती है, और जो सेक्सुअलिटी है ऐसे व्यक्तियों में बहुत कम पाई जाती है। ये हाइपोसिक्रेशन से होने वाली एक तीसरे प्रकार की डिजीज है, जिसको हम सिंपल गोइटर कहते हैं या सामान्य घेंगा भी कहते हैं। इसे हम सामान्य भाषा में एंडेमिक गोइटर भी कहते हैं, क्योंकि ये खास तौर से इंडिया के जो नॉर्थ स्टेट हैं, और नॉर्थ स्टेट के अंदर भी जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, उनके अंदर आयोडीन जो है वो लीच होकर जो है वो समुद्रों में या नदियों के साथ बह जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पानी के अंदर आयोडीन की कमी होती है, और उसकी वजह से जो है वो एंडेमिक गोइटर जो है वो उत्पन्न होता है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आयोडीन को जो है वो कंजप्ट नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, और जो नेक पार्ट है उसमें एक स्वेलन या उत्फुलन के रूप में या एक फुली हुई ग्रंथि के रूप में हमें दिखाई देती है। और चौथी और लास्ट प्रकार की जो डिजीज है हाइपोसिक्रेशन से, जो T3 या T4 हार्मोन के अल्पस्रावन से उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस। और इस प्रकार की जो डिजीज है वो सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक हाशिमोटो द्वारा खोजी गई थी, या इनका पूरा नाम हाकोरू हाशिमोटो है, तो उनके सम्मान में इसको हम जो है वो हाशिमोटो डिजीज भी कहते हैं। ये मिडिल एज जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं, और ये कुछ विशेष लक्षणों के द्वारा कैरेक्टराइज की जाती हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो पाई जाती है, थायराइड की जो एट्रोफी है, या उसमें ये कह सकते हैं कि थायराइड जो है वो दुर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसके दुर्बल होने की वजह से थायराइड के अंदर जो एंटीजन बनते हैं, उन एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो एंटीबॉडी क्या करते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसी को जो है वो डिजनरेट या उसको जो है वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसे हम जो है वो थायराइड ग्लैंड की जो है वो सुसाइड भी कहते हैं, या सुसाइडल प्रकार की डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की जो बीमारियां हैं, जिनको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, मिक्सिडिमा कहते हैं, और हाशिमोटो डिजीज़ कहते हैं, ये हाइपोसिक्रेशन या अल्पस्रावन से होती है। उसके बाद में थायरोक्सिन के हाइपर सिक्रेशन से भी जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें से एक बेसिक प्रकार की, प्रमुख प्रकार की जो बीमारी है उसे हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, या ग्रेव की बीमारी कहते हैं, और इसका जो टेक्निकल नेम है वो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या एक्सोप्थेलमिया भी है। अर्थात इसके अंदर जो दोनों नेत्र होते हैं, आईबॉल होते हैं, वो सॉकेट से बाहर की तरफ जो है वो प्रोट्रूड हो जाते हैं, उभर आते हैं, और एक तरह से जो है वो इसे डरावने या टेरिबल प्रकार की आई जो है वो लगती हैं।
तो जो आईबॉल होते हैं उन आईबॉल के बाहर की तरफ उभरने की वजह से हम इनको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या एक्सोप्थेल्मिया कहते हैं। तो ये जो बीमारी होती है वो इन लक्षणों के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। ये देखा गया है कि इस ग्रेव डिजीज़ के अंदर या एक्सोप्थेल्मिक जो गोइटर है, एक्सोप्थेल्मिया है, इसके अंदर थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाती है और उसका वजह है कि जो T3 और T4 हार्मोन है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है और बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है। इसी के साथ में फिजिकल और मेंटल प्रकार की जो रेस्टलेसनेस है वो भी दिखाई देने लग जाती है कि उस व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली जो है वो थकावट महसूस होती है। देन वो इनसोम्निया से पीड़ित होता है, अर्थात उसे जो है वो ढंग से नींद नहीं आती है या नींद नहीं आने की बीमारी हो जाती है जिसे हम इनसोम्निया कहते हैं। और उसके अंदर एक अनावश्यक प्रकार की जो है वो उत्तेजना पाई जाती है जिसे नर्वसनेस कहते हैं, कि जो व्यक्ति है वो अनावश्यक रूप से उत्तेजित रहता है जिसे नर्वसनेस कहा गया है। इसी प्रकार से जो कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन है उसके हाइपोसिक्रेशन से भी जो है वो एक डिजीज होती है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो यहाँ जो थायरोकैल्सिटोनिन या जो TCT है वो ऑस्टियोपोरोसिस को जो है वो इनिशिएट करता है हाइपोसिक्रेशन से, अल्पस्रावन से। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है, ऑस्टियो का मतलब बोन से होता है, पोरोसिस का मतलब जो है वो पोर से या छिद्रों से। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो बोन्स होती हैं उन बोन से जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसकी लीचिंग हो जाती है, वो निकल जाता है और जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम प्रकार की, सॉफ्ट प्रकार की हो जाती हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बोन डेंसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो कैल्सिटोनिन है उस कैल्सिटोनिन के हाइपोसिक्रेशन से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और लास्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हम फ्रेम कर सकते हैं इस थायराइड ग्लैंड में। तो पहला क्वेश्चन है, विच सेल सीक्रेट थायरोक्सिन? ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो थायरोक्सिन को सीक्रेट करती हैं? देन ग्रेव्स डिजीज कॉज्ड बाय ऑफ थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड की किसकी वजह से जो है वो ग्रेव डिजीज जो है वो उत्पन्न होता है? देन पैराफोलिकुलर सेल्स सीक्रेट्स ब्लैंक हार्मोन? पैराफोलिकुलर प्रकार की सेल्स होती हैं वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती हैं? फोर्थ है, विच स्टेट इज कॉल्ड सुसाइडल ऑफ थायराइड ग्लैंड? ऐसी कौन सी अवस्था होती है जो थायराइड ग्लैंड की सुसाइड कहलाती है, आत्महत्या कहलाती है, जिसकी वजह से थायराइड खुद को ही जो है वो नष्ट कर लेती है, डैमेज कर लेती है? एंड लास्ट एंड फिफ्थ, सिंपल गोइटर कॉजेज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लैंक्स? तो ऐसा कौन सा ऐसा केमिकल होता है, सब्सटेंस होता है, एलिमेंट होता है जिसकी वजह से सामान्य प्रकार का घेंगा जो वो हमारे अंदर उत्पन्न होता है? तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विच सेल सीक्रेट थायरोक्सिन? कौन सी सेल्स होती हैं वो थायरोक्सिन को सीक्रेट करने का कार्य करती हैं? तो शुरू में हमने देखा था कि थायराइड के अंदर जो है वो दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक फॉलिकुलर प्रकार की सेल्स होती हैं, दूसरी पैराफोलिकुलर प्रकार की सेल्स होती हैं। तो थायरोक्सिन प्रकार का जो हार्मोन है वो थायराइड की फॉलिकुलर प्रकार की सेल्स है उनके द्वारा सीक्रेट होता है। नेक्स्ट, जो ग्रेव डिजीज है वो फॉलिकुलर सेल्स या उनसे निकलने वाला जो थायरोक्सिन है उसके हाइपर सीक्रेशन से जो है वो उत्पन्न होता है। और पैराफोलिकुलर प्रकार की जो सेल्स हैं वो जिस हार्मोन को सीक्रेट करती हैं उसे हम थायरोकैल्सिटोनिन TCT या कैल्सिटोनिन CT कहते हैं। विच स्टेट इज कॉल्ड सुसाइडल ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो ये अभी हमने देखा है कि जो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है ये जो है वो थायराइड ग्लैंड का सुसाइड कहलाता है। एंड लास्ट, सिंपल गोइटर कॉजेज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन? तो आयोडीन नहीं होने से थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है और हमारे गले पर जो है वो लटक जाती है, जो क्या कहलाता है? सामान्य घेंगा कहलाता है या सिंपल गोइटर।
ये कुछ सजेस्टेड प्रकार की रीडिंग्स हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, वो इन बुक्स को जो है वो सजेस्ट ले सकते हैं। जो लेफ़्ट साइड है उसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ बुक्स हैं, उनकी रेफरेंस दी गई हैं, और राइट साइड के अंदर जो है वो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो दी गई हैं। सारी बुक्स जो है वो अच्छी क्वालिटी की हैं, बढ़िया कंटेंट इनके अंदर है। आप जब भी बुक शॉप पे जाएं और तो इनकी क्वालिटी देखकर आपकी समझ के अनुसार इन किताबों को लें। किताबें बहुत सस्ती हैं। पर्टिकुलरली मेडिकल बायोकेमिस्ट्री जो चटर्जिया और सिंधे ने लिखी है, और टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी जो गायटन और हॉल ने लिखी है, ये अपेक्षाकृत थोड़ी सी महंगी बुक्स हैं। बाकी किताबें जो है वो अंडर 200-300 के आसपास आती हैं, तो सभी बच्चे या जो व्यूवर्स हैं वो इनको कंसिडर कर सकते हैं। एंड लास्ट, थैंक ऑल ऑफ़ यू। हमारे कॉलेज का चैनल CC राज ZDB GGC कोटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।